भाग्यम फलति सर्वत्र ना चा विद्या न पौरुषम। ये पहला श्लोक है जिससे आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। और दूसरा श्लोक ये है कि यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुष्कारेण विन दैवम ना सिद्ध्यति। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, ये दोनों श्लोक जो हैं वो विरोधाभासी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पहला श्लोक कहता है कि कर्म के बिना कुछ फलीभूत नहीं होता और विद्या और पौरुष भी धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन दूसरा श्लोक जो गीता से आता है वो ये कहता है कि जिस तरह रथ के एक पहिए के बिना रथ गति नहीं पकड़ सकता, उसी तरीके से पौरुष के बिना भाग्य साथ नहीं दे सकता। अंग्रेजी में भी कहावत है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था आज मैं विधायक अरविंद पांडे के बारे में बात करने, एक विश्लेषण करने आप लोगों के बीच आया हूं। और पहली बार ये प्रयास कर रहा हूं क्योंकि गदरपुर विधायक अरविंद पांडे मेरे मित्रों में से एक रहे हैं। हालांकि मैंने अपने फेसबुक ब्लॉगर के जीवन में या पत्रकार के जीवन में आज तक कभी उनका इंटरव्यू नहीं किया, उनसे भेंट होती रहती है। लेकिन कल जो घटनाक्रम हुआ जिससे पूरे तराई की बेल्ट में एक सुगबुगाहट, नई चर्चाओं के दौर ने जन्म लिया है, उसको लेकर मुझे लगा कि मेरा आप लोगों के बीच आना ज़रूरी है। जो मेरी अपनी छोटी सी जानकारी है उसको आपसे साझा करना ज़रूरी है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की अगर बात की जाए तो भाग्य और पौरुष का बहुत बड़ा मिश्रण मुझे उनके साथ नजर आता है। दोस्तों, बात करते हैं 1990 के दशक की। बलराज पासी तब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सांसद बनकर आए और एक युवा व्यक्ति उनके साथ जुड़े जो थे अरविंद पांडे, जो धीरे धीरे बाजपुर की राजनीति में चमकना शुरू हुए और बाजपुर के पालिका अध्यक्ष बने। दोस्तों, बाजपुर में उन दिनों सबको मालूम है कि पंडित गुरबचन लाल शर्मा जी का परिवार सिरमौर होता था बाजपुर का। आज भी बड़े रेवड़ परिवारों में से है, इज्जतदार है, रसूखदार लोग हैं। लेकिन राजनीतिक चुनौती उनके समक्ष अगर किसी ने पेश करी तो वो थे अरविंद पांडे। बहुत कम आयु में उन्होंने पालिका अध्यक्ष का वहाँ पर कार्यभार संभाला, पालिका अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मेरे दोनों श्लोक पढ़ने का कारण क्या है कि मुझे लगता है कि अरविंद पांडे की जीत में जितना उनका पौरुष का योगदान है उतना ही उनके भाग्य का भी योगदान है। याद कीजिए साल 2002 जब राज्य गठित हुआ और पहली बार अरविंद पांडे विधायक बनने वाले थे तो इलेक्शन में कौन कौन खड़ा हुआ। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि अरविंद पांडे जी की जीत उस समय लगभग 5000 वोटों से हुई थी और जनकराज शर्मा को पड़े थे कुछ वोट, लगभग उनसे 3000 कम और या 4000 कम। लेकिन वहां पर एक कामरान खान थे निर्दलीय, जो माफी चाहूंगा, जनकराज शर्मा भी निर्दलीय थे और कांग्रेस के कैंडिडेट को 5000 प्लस वोट पड़े और निर्दलीय कैंडिडेट को भी लगभग 4500 वोट पड़े। और जो इनकी जीत का अंतर था अरविंद पांडे जी की, वो लगभग 4 से 5000 वोटों का था। यानी पौरुष के साथ भाग्य का साथ उन्हें मिला। अब 2007 याद करिए, जनकराज शर्मा इस बार कांग्रेस के टिकट पर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कालकलवित हो जाते हैं, इलेक्शन निपट जाते हैं। बाजपुर का जो पोल है वो कैंसिल हो जाता है जनकराज शर्मा जी की असामयिक मृत्यु की वजह से, और फिर उसके बाद बाजपुर बाईपोल्स में जाता है। लेकिन बाईपोल्स में जब तक जाता है तब तक सरकार बन चुकी होती है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद भुवन चंद खंडूरी उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे। उसके बाद जब बाईपोल्स होते हैं तो कांग्रेस फील्ड करती है कैलाशवंती जी को, जनकराज शर्मा जी की बेवा को, और वो मात्र 4000 वोटों से हार जाती हैं अरविंद पांडे जी के खिलाफ, जबकि पूरी सरकार वहां बैठी होती है। और उस दौरान भी जसविंदर सिंह जो बसपा के कैंडिडेट थे वो 5000 प्लस वोट लेकर जाते हैं। तो एक बार फिर से भाग्य और पौरुष का मेल हमें इस अपराजित कैंडिडेट यानी अरविंद पांडे के साथ में देखने को मिला। बात करते हैं 2012 की। जब 2012 में परिसीमन के दौरान बाजपुर की सीट को आरक्षित घोषित कर दिया गया अनुसूचित जाति के लिए, तो अपना क्षेत्र बदलते हुए अरविंद पांडे गदरपुर पहुंचते हैं। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री पंडित तिवारी की जिद की वजह से जरनैल सिंह काली को टिकट नहीं दिया जाता, जो एक मजबूत कैंडिडेट थे कांग्रेस के, और मनीषी पाल को लॉन्च किया जाता है, फील्ड किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। एक बार फिर से वही इतिहास दोहराया जाता है। विधायक अरविंद पांडे 5000 वोटों से जीतते हैं, जिसमें निर्दलीय जरनैल सिंह काली को 23000 वोट पड़ते हैं, तारक बछाड़ को भी अच्छे खासे वोट पड़ते हैं और मनीषी पाल जो कांग्रेस के तीसरे स्थान पर रहते हैं उन्हें केवल 10000 वोट पड़ते हैं। तो फिर से एक बार पौरुष और भाग्य का संगम देखने को मिलता है। अब बात करिए
2017 की, 2017 के भी मैं आंकड़े आपको बता देता हूं। 2017 में 1-on-1 फाइट थी राजेंद्र पाल सिंह राजू के खिलाफ, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। वहां पर जीतते हैं विधायक अरविंद पांडे और शिक्षा मंत्री का ताज उनके सर पर आता है और त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर होते हैं, अपनी कैबिनेट में उन्हें शामिल करते हैं। 4 बार के एक वरिष्ठ विधायक, तराई के जननेता, तब तक पहचान बन चुकी थी और उन्हें शिक्षा मंत्री का दायित्व दिया जाता है। शिक्षा मंत्री के बारे में उत्तराखंड के सृजन का इतिहास ये है कि शिक्षा मंत्री, जो रेनिंग शिक्षा मंत्री होता है, जो करंट शिक्षा मंत्री होता है, वो कभी भी इलेक्शन नहीं जीतता। चाहे वो मंत्री प्रसाद नैथानी रहे हों, चाहे उससे पहले के शिक्षा मंत्री रहे हों, कोई नहीं जीता। लेकिन इस धारणा को भी ध्वस्त कर दिया विधायक अरविंद पांडे ने, जब उन्होंने 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन को मात्र 1100 वोटों से हराया। तो फिर से मैं कहूँगा कि उत्तराखंड की राजनीति का अरविंद पांडे एक अजेय योद्धा है, जिसे समय समय पर भाग्य का साथ मिलता रहा है। और सबसे बड़ी बात, 5 दशकों से जो संघ का उनकी पृष्ठभूमि है और संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में वो जो कार्य करते हैं, उसका लाभ भी उन्हें मिलता रहा है। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियां बदली। 2017 में मुख्यमंत्री बनने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत 2021 में हट जाते हैं। उसके बाद नव विधायक, जो 2 बार के विधायक थे, हमारे पुष्कर सिंह धामी, वो लास्ट का 1 साल एज अ CM आते हैं। वहीं से गुटबाजी शुरू होती है भाजपा में, क्योंकि भाजपा में देखिए कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है, जो सीधा सीधा हाईकमान से चलती है। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि भाजपा में मुख्यमंत्री केवल एक कठपुतली होते हैं, पपेट होते हैं, जो अगर रात को मुख्यमंत्री सो रहा है तो उसे ये यकीन नहीं होता, उसे भरोसा नहीं होता क्या मैं सुबह मुख्यमंत्री के रूप में उठूंगा या नहीं उठूंगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान का मामला हो, चाहे हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर का मामला हो, चाहे उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत का मामला हो, या चलती गवर्नमेंट में भुवन चंद खंडूरी जी का मामला हो, और एकदम से रमेश पोखरियाल निशंक आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके बीच की। इसके बीच में तमाम कांड हुए। तहसीलदार शेर सिंह ग्वाल के साथ 2 महीने अरविंद पांडे जेल लगा कर आए। उसके अलावा मूर्ति देवी हत्याकांड, CBI जांच हुई, अरविंद पांडे निर्दोष साबित हुए। तमाम आरोप उन पर लगते रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वो मूर्ति देवी हत्याकांड को लेकर है, क्योंकि हत्या सबसे संगीन अपराध माना जाता है, लेकिन बाद में वो बाइज्जत बरी हुए। यहां अरविंद पांडे के बारे में आपको एक चीज समझनी होगी कि अरविंद पांडे के पास तमाम ऑप्शंस थे कि वो राज्य स्तर के नेता बन सकते थे, और बने भी। जब शिक्षा मंत्री के रूप में पूरे राज्य के सर्वसम्मति से वो शिक्षा मंत्री थे और वो बने और राज्य के नेता बन सकते थे, लेकिन उन्होंने जन नेता बनना मंजूर किया। मुझे आज भी याद है, क्योंकि उस दौरान मैं शायद दैनिक जागरण में पत्रकारिता करता था, कि एक प्रकरण हुआ था कोऑपरेटिव के चुनावों का, और एक उनके समर्थक को पुलिस ने पकड़ लिया था। डॉक्टर PV के प्रसाद उस समय पुलिस कप्तान हुआ करते थे, और जिस दबंगई से, जिस बल से और जिस निडरता से उस समर्थक को अरविंद पांडे SSP के यहाँ से छुड़ा कर लाए थे, वो काबिले तारीफ इसलिए था कि वो समर्थकों के हित में किया गया था। एक पत्रकार की नज़र से मैं उसे धृष्टता मान सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे न्यूट्रल उस भाव से देखता हूँ, समर्थकों की नज़र से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा काम करने के लिए कलेजा चाहिए। और यही अरविंद पांडे की सबसे बड़ी जीत रही है कि उन्होंने स्वयं को जन नायक बनाया, जनता से जुड़ा नेता बनाया। 5 बार लगातार जीतना कोई आसान काम नहीं है। अब बात करते हैं फिर से कि किस तरीके से वह ऐसे नेता हैं जो ना मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे, ना प्रदेश अध्यक्ष पद पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीनी लड़ाई को नहीं छोड़ा। उन पर आरोप भी बहुत लगे। जो एक सिख परिवार बाजपुर से आता है, आज उनकी खिलाफत करता है, किसी जमाने में उनके साथ मिलकर ये आरोप लगते थे कि खनन और ट्रांसपोर्ट के काफी व्यवसाय वो लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्ती राजनीति में ना स्थायी होती है, और ये सबको मालूम है कि ना शत्रुता और ना मित्रता, ये दोनों ही स्थायी नहीं होते राजनीति में। आज वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कभी हैंड इन ग्लव्स थे वो लोग, दे वर वर्किंग इन कॉनिवेंस। तो कभी उन दोनों का साथ होता था, तीनों का साथ, मैं बलराज पासी को भी यहाँ गिनूंगा, लेकिन आज वो लोग साथ नहीं है। लेकिन आज जब परिस्थितियां बदली, धाकड़ धामी जिन्हें कहा जाता है, जिनके उन्हें समर्थक धुरंधर धामी भी अब कहने लगे हैं, जब से रणवीर सिंह की पिक्चर रिलीज हुई है धुरंधर धाकड़ धामी, और जब से धामी आए तो धामी ने एक चीज जरूर करी कि धामी के जो चडी बडीज थे, जो धामी के बचपन के मित्र थे, या उनके उस संघर्ष के काल के मित्र, जब वो विधायक नहीं बने थे, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष थे, या कोश्यारी जी के PRO थे, या विधायक पहली बार थे या दूसरी बार थे, जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, उन्होंने उनको उठाने का कार्य शुरू किया। अब वो चाहे रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा को आप ले लीजिए, चाहे आप
गदरपुर में गुंजन सुखीजा को ले लीजिए। जब सूबे का मुखिया बदला तो चहेते बदले तो ताकत का जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो बदला है। तो जो बाजपुर गदरपुर की बेल्ट में भाजपा के सबसे बड़े नेता के रूप में अरविंद पांडे थे, उनकी जगह अब बाकी लोगों ने लेनी शुरू कर दी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के करीबी थे। मुख्यमंत्री के करीबी होने की वजह से खनन के कामों को लेकर तमाम आरोप लगते रहे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप सबको पता है कि किसके नाम सबसे ज़्यादा उछले गए हैं खनन के कामों में। और गुलर भोज का एक इलेक्शन हुआ। गुलर भोज के इलेक्शन में हालांकि अरविंद पांडे अपनी इच्छा के व्यक्ति को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन गुलर भोज में जीत उन लोगों की हुई जो अरविंद पांडे के खिलाफ थे, यानी एंटाई बीजेपी की जीत हुई। और ऐसा हम रुद्रपुर की तरफ भी देख चुके हैं। ब्लॉक प्रमुखों ने देखा था कि बीजेपी का कैंडिडेट कोई और था, लेकिन गौतम जीते यहाँ से, राजेश शुक्ला जी ने लड़वा रहे थे। तो ऐसा पार्टी में चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद पांडे को हाशिए पर डालने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। इस बीच तमाम बातें हुई। सबसे बड़ा मामला हुआ सुखवंत किसान के आत्महत्या कांड का, जिसमें एसएसपी के पास स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते अरविंद पांडे लगातार पहुंचे और मुखर होकर बोले कि ये मणिकांत नहीं, ये मणिकांत है, यानी ये पैसे से काम करने वाला अफसर है। और वहां उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में ये तक कहा कि ईमानदार एसएसपी, ईमानदार मुख्यमंत्री। तो ऐसा बोलने का कलेजा अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ एक ऐसा व्यक्ति ही रख सकता है जो जन नेता हो, जिसको जनता प्यार करती हो, जिसको जनता लगातार जिता रही हो। और सबसे बड़ी बात, जो श्लोक मैंने पहले पढ़े, जिसको भाग्य और पौरुष दोनों का साथ मिला हुआ हो। ऐसा नहीं है कि जिजीविषाएं नहीं थी, जिजीविषाएं कम थी या उनके जीवन में झंझावात कम थे। उन्होंने जवान पुत्र को खोया, एक बहुत छोटी आयु में उनका पुत्र चला गया, और एक पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट कोई नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर भी डिगे नहीं। उनका बड़ा बेटा जो अतुल है, आज वो उनकी विरासत को थामने का प्रयास कर रहा है, कायम रखने का प्रयास कर रहा है। अतुल अपने पिता के लिए एक बैकबोन का काम कर रहा है, और बड़ी अच्छी बात है, हर बेटे को अपने पिता के लिए करना चाहिए। लेकिन जब स्थितियां प्रतिकूल हो गई, बिल्कुल एक विधायक की स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनी जा रही थी। एक जिले का कप्तान, पूर्व मंत्री, 5 बार के विधायक की बात नहीं सुन रहा, एक दरोगा नहीं सुन रहा, और उसके ऊपर लगातार कभी लैंड ग्रैबिंग के मामले आ रहे हैं, कभी ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा कार्यालय जो 10 साल से बना हुआ है वो नजूल की लैंड पर है। तो वो खुद आकर कहते हैं, वो नेताओं से मिलते हैं जाकर, वो कहते हैं कि मेरी सीबीआई जांच कराई जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे जेल डाला जाए। तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि उनकी जो पैतृक गांव है उत्तर प्रदेश या बिहार में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, वहां पर उनकी बहुत संपत्ति है। तो कुछ मेरे पत्रकार मित्रों ने, जिसमें गौरव बत्रा है मेरे छोटे भाई की तरह गदरपुर के, उन्होंने ऑन द स्पॉट जाकर भी चेक किया क्या वाकई कोई ऐसी संपत्ति है, लेकिन वो नहीं निकली। हालांकि मैं इससे इनकार नहीं करता कि सत्ता और पैसा एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अरविंद पांडे वो बिल्कुल दूध के धुले हैं, कि उन्होंने कोई सत्ता के जरिए कमाई ना की होगी। जो मैंने पहले खनन की बात करी 2007 के दौरान की, निशंक के दौरान की, खंडूरी के दौरान की, जो खनन और जो सिख परिवार की मैंने बात करी, तो ये सब पैसा कमाने के लिए ही किया जाता है। लेकिन जो तमाम उन पर आरोप लगे, उन्होंने किसी भी आरोप पर अपना बचाव नहीं किया। उन्होंने सामने से आक्रमण किया। उन्होंने कहा अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंड। और अंग्रेजी में फिर से मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जो भाग्य है वो बहादुरों का साथ देता है। और हर बार आप देखिए प्रशासन ने कितना उन्हें दबाने का प्रयास किया। सत्ताधारी दल के विधायक का उन्हें बिल्कुल हाशिए पर लगा दिया गया, और जो लोग पार्टी में किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, उनकी पूछ गदरपुर बाजपुर क्षेत्र में ज्यादा होने लगी बनिस्बत सिटिंग विधायक के। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था। ये सीधा दिखा रहा था कि अरविंद पांडे का जो टकराव है वो सीधा सीधा सत्ता से है, यानी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री से है, यानी कि पुष्कर सिंह धामी से है। अब आप देखिए, मैंने कुछ और रिसर्च भी थोड़ी सी करी है। जेल गए वो पता ही है। कांग्रेस के उस समय यशपाल आर्य बिल्कुल एडमेंट थे, मंत्री थे, और शेर सिंह ग्वाल प्रकरण जब था उन्होंने गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित करवाई, और अरविंद पांडे तब भी नहीं डिगे, उन्होंने तब भी ये प्रयास नहीं किया। और ऐसी स्थिति में, जो अरविंद पांडे की स्थिति थी, ऐसी स्थिति में मैंने उत्तराखंड के कई नेताओं को देखा है, जब उनकी पार्टी उन्हें कचरे के ढेर में डालने का प्रयास करती है तो वो दूसरी पार्टी का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन अरविंद पांडे यहीं फिर से विजयी होकर निकले। उनका मूल मंत्र ये था कि मैं खाटी संघी हूं, मैंने 50 साल संघ में बिताए हैं, मेरी अपनी जड़ें हैं संघ के अंदर, मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना दबा लिया जाए, और मैं अपनी निडरता, अपनी निर्भीकता, अपनी दबंगई भी नहीं छोड़ूंगा। और यही चीजें उनके पक्ष में गई। जैसा मैंने पहले कहा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। आज स्थिति बिल्कुल पलट गई है। बीच में जब हमारे जो राज्यसभा लोकसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उनके घर पर पहुंचने वाले थे, ये आज से कुछ महीने पहले का प्रोग्राम था, तब भी कहा जाता है कि पार्टी हाईकमान ने इतना दबाव डाला कि वो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया।
और वो नहीं आ पाए, लेकिन स्थितियों ने फिर करवट लिया। वक्त नहीं रहता एक सा, फितरत इसकी भी आदमी सी है। तो वक्त खराब अरविंद पांडे का चला, लेकिन सही वक्त भी आया। और अब से कुछ दिन पूर्व वही डुओ, वही द्वय, बलूनी का और त्रिवेंद्र सिंह रावत का अरविंद पांडे जी के घर पहुंचता है। हाईकमान का एक बहुत बड़ा संदेश लेकर पहुंचता है, क्योंकि अब इलेक्शन में मात्र 8 महीने बचे हैं और ये सब जानते हैं कि अरविंद पांडे के कद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कुछ बड़े नेता ये तक सोचते हैं कि उन्हें अगर वो अपनी सीट हारे थे तो अरविंद पांडे के प्रभाव की वजह से हारे थे। चाहे वो सीट की दूरी अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में नापा जाए तो वो 100 किलोमीटर के आसपास बैठती हो, लेकिन फिर भी ये उन्हें लगता था। तो ये पर्सनल वेंडेटा था, एक राजनीतिक विद्वेष था, व्यक्तिगत विद्वेष था, जिसके कारण अरविंद पांडे को दबाया गया। यहाँ दोस्तों, मैं अरविंद पांडे की कार्यशैली का प्रशंसक नहीं हूँ। मैं आपको फिर से बता दूं, जो एसएसपी डॉक्टर पीवी के प्रसाद के बंगले पर उन्होंने किया था, मैं एक सिटीजन के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर ऐसी हरकत को कभी भी न्यायोचित, यथोचित नहीं मानता। मैं दबंगई को हमेशा पीछे रखना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि सौम्य व्यवहार से ही राजनीति होती है, लेकिन विधायक अरविंद पांडे ने इसको अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ आत्मसात किया। जिस अरविंद पांडे की छवि एक दबंग विधायक की थी, उन्होंने अब शब्दों के बाढ़ दो छोड़ने शुरू किए, उन्होंने बाहुबल नहीं किया। सुमित्र भुल्लर का मैं एग्जाम्पल देता हूं, यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी खिलाफ अरविंद पांडे के, और अरविंद पांडे चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देते हैं और उनके घर में सूक्ष्म जलपान कर आते हैं। तो एक विरोधी को भी अपनी शैली से पस्त करना, ये अरविंद पांडे की विशिष्ट पहचान है। और इसी विशिष्ट पहचान को कायम रखते हुए, इसी लाइन पर चलते हुए अरविंद पांडे ने आज ऐसी स्थितियां पैदा कर दी, संघ में उनकी जड़ों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और इसके अलावा गढ़वाल का एक बहुत बड़ा गुट उनके साथ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुश करने के लिए उनके खेमे के लोगों ने तमाम बुरी बातें, बुरे वक्तव्य अरविंद पांडे के लिए जारी किए, लेकिन अरविंद पांडे शांत रहे। अरविंद पांडे केवल यही कहते रहे कि जो आरोप मुझ पर है उसकी जांच करा ली जाए, उसकी सत्यता सीबीआई से परख ली जाए। यहां तक कि उन्होंने पार्टी हाईकमान तक को ऐसा लेटर लिखा जो बाद में विवादों के घेरे में भी रहा। गणेश गोदियाल के पास वो लेटर पहुंचा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। तब यह आरोप लगाया गया कि खुद दिया गया है, और हालांकि अरविंद पांडे ने फिर से अपना बचाव किया कि मुझे नहीं पता वो कैसे आया या वो क्या था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो तमाम चीजें राजनीति की बातें जिस पर हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। अभी हमारी बातचीत सिर्फ यही है कि मैं कुछ पॉइंट्स देख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि अरविंद पांडे सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा में कब आए थे, जब वे शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने शिक्षिका को डांटा था। तब वे राष्ट्रीय डिबेट के स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वे शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए ये कर रहे हैं। उनका जवाब भी जायज था और प्रश्न भी जायज था, क्या एक महिला शिक्षिका के साथ इस तरह की बातें होनी चाहिए। तो अरविंद पांडे राजनीति के केंद्र के साथ साथ तराई में भाजपा की अगर बात करें तो विवादों के केंद्र भी रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत यही है कि उन्होंने हमेशा अपने समर्थकों का ध्यान रखा, अपने समर्थकों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए किसी भी हद तक जाने में वह पीछे नहीं रहे, किसी भी हद तक। वो एसएसपी वाला प्रकरण जिन लोगों को याद होगा, एसएसपी के बंगले पर जो हुआ था, तो उससे समझ सकते हैं उनकी दबंगई और अपने समर्थकों के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, वो उसकी एक बानगी था। आप यूं कह सकते हैं उसे कि वह उत्तराखंड और तराई की राजनीति का ऐसा अध्याय है जिसको समझे बिना बीजेपी की जो तराई में स्थिति है उसको परिपूर्ण नहीं किया जा सकता। देखिए, जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या रहता है उनका? विवादों में नाम आने के बाद भी, भाजपा नेतृत्व से मतभेदों की चर्चाएं के बाद भी, त्रिवेंद्र रावत के करीबी, धामी खेमे से दूरी, उसका मेन रीज़न यही है दोस्तों कि अरविंद पांडे ने कभी देहरादून की राजनीति नहीं करी। जैसा मैंने पहले कहा कि हर संभव साजो सामान होने के बावजूद उन्होंने देहरादून की राजनीति नहीं करी, उन्होंने तराई की राजनीति करी। शिक्षा मंत्री होते हुए जरूर उनका दायित्व पूरे राज्य का था, लेकिन ना ही उनके पुत्र ने, मैं प्रशंसा करूंगा यहाँ पर कि ना ही उनके पुत्र ने देहरादून की राजनीति करी, ना उन्होंने देहरादून की राजनीति करी। उन्होंने जो उनकी जड़ें थी इस क्षेत्र के अंदर, गदरपुर, गुलरभोज, बाजपुर, इस क्षेत्र के अंदर से उन्होंने अपनी जड़ें नहीं उखाड़ी। और सर्वसुलभ नेता, अगर मैं गिनती करूं तो ऐसे बहुत कम नेता हैं जो सर्वसुलभ हैं। उसमें तराई में अगर मैं गिनती करूंगा तो तिलकराज बेहड़ की गिनती आती है सबसे पहले, शिवरउड़ाई की गिनती आती है, रुद्रपुर के जो भाजपा विधायक हैं जो सर्वसुलभ हैं, राजकुमार ठुकराल भी उनमें से एक हैं। तो ऐसे नेताओं की तरह सर्वसुलभ नेता, वो वीआईपी कल्चर वाले नेता नहीं है। हमारे इसी
उधम सिंह नगर जिले में कुछ ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 बार जीत चुके हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो वीआईपीज हैं, वो जनता के नेता नहीं हैं। जनता के नेता अगर देखा जाए तो तिलक राज बेहड़, अरविंद पांडे जैसे लोग ही होते हैं, और बाकी जो नाम लिए मैंने उनको। और 5 दशक से लगातार जनता से जुड़े रहने का लाभ ही उन्हें चुनाव में मिला है। देखिए आप दोस्तों कि आक्रामकता और भाषा दोनों उन्होंने साथ रखी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने हेडिंग दी आज, जब मैंने इंट्रोडक्टरी पोस्ट दी थी कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो झुके नहीं। उनको तोड़ने तक का प्रयास किया गया, उनके घर को तोड़ने का प्रयास किया गया, उनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग के आरोप लगे, जिन पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि लैंड ग्रैबिंग का मामला आज की तारीख में कोर्ट में है और माननीय अदालत ही उसमें तय करेगी वो गलत है या सही है। दोनों पक्षों को अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। इनकी तरफ से अतुल जा रहे हैं, उनके बेटे, और जिनकी उम्र को लेकर उस लैंड ग्रैबिंग मामले में है कुछ चीज़ें कही गई हैं, तो वो कोर्ट का मामला है, उसमें मैं कहने, लेकिन वो डिगे नहीं, वो घबराए नहीं, उन्होंने किसी भी दूसरी पार्टी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। और अरविंद पांडे एक ऐसे नेता थे जो किसी भी पार्टी का दरवाज़ा खटखटाते तो उन्हें तुरंत एंट्री मिल सकती थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज विरोधी गुट का क्या हुआ, जो कल पुष्कर सिंह धामी स्वयं पहुंचे हैं। यहाँ फिर से गौर करिए कि अभी कुछ दिन पहले देहरादून में जो मीटिंग हुई थी, वो देहरादून में मीटिंग सभी सीनियर नेताओं द्वारा बुलाई गई थी। वहाँ ऐसा नहीं था कि अरविंद पांडे स्वयं पहुंचे थे और उन्होंने मुख्यमंत्री की चारण भाट करी या उनकी वंदना करी और तब उन्हें वो एंट्री वहां मिली। लेकिन कल जो बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है वो यह हुआ है कि मुख्यमंत्री जो आज तक कभी बाजपुर नहीं आए, उनके पास पहुंचे, उनके घर पहुंचे, उनके परिजनों को, उनके पोता पोती को, अंगद और अंशिका, अगर मैं नाम बच्ची का नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, बच्चे का नाम अंगद, उनको आशीर्वाद दिया, परिवार को आशीर्वाद दिया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अरविंद पांडे के कद को कम करके नहीं आंका जा सकता। जो लोग बीते 4 या 5 साल में ये समझ रहे थे कि अरविंद पांडे हाशिए पर लगा दिए गए हैं, तो अरविंद पांडे फिनिक्स की तरह, फिनिक्स पक्षी के बारे में अगर आप जानते हैं, जो अपनी राख से ही फिर से उड़ जाता है, उस तरीके से फिर उठे हैं। हालांकि अरविंद पांडे की जो आक्रामक कार्यशैली है उसका मैं व्यक्तिगत तौर पर विरोधी हूं। मैं राजनीति में शुचिता को सबसे आगे रखता हूं, लेकिन आज के इस पूरे प्रकरण में मुझे ऐसा लगता है कि फायर नहीं, वाइल्ड फायर है ये। जो आदमी दबा नहीं, जिसका ज़मीर मरा नहीं, जो विषमताओं से घबराया नहीं, जो आक्रमणों से नहीं घबराया, उसकी श्लाघा कहीं ना कहीं बनती है। नहीं तो वो चाहते तो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते थे, कोई और पार्टी ज्वाइन कर सकते थे और मैदान उन्हें बिल्कुल खुला मिलता। ऐसा भी नहीं था कि खुद तरक्की करो यही दो। भाई बंदे यार आप गजब हो। सर मैं कमेंट्स बाद में लूँगा, लेकिन अब मैं बस इसको रैप करता हूँ। जरा मैं टाइम देख लूँ कितना हो गया है। स्लो कनेक्शन का भी दिखा रहा है। असल में दोस्तों थोड़ा सा ये भी है कि मेरे जो कैमरामैन है मोंटी, दुखद घटना ये है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है आज से 4 रोज़ पूर्व, और मोंटी नहीं आ पा रहे हैं। मैं भी चाहूँगा आप लोग सब मोंटी को अपनी संवेदनाएं प्रकट करिएगा। उनके पिता काफ़ी लंबे समय से बीमार थे, उनका निधन हो गया। हम लोगों ने सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि कष्ट के समय में थोड़े 2-3 दिन बाद ही बताया जाए तो बेहतर रहता, क्योंकि उनकी सारी जो क्रियाएं थी वो नैनीताल जनपद में हुई थी। तो ये कुल मिलाकर विवाद, बगावत और ना कभी हारने की कहानी है। अभी भी 8 महीने आगे क्या होगा, क्योंकि फिर से मैं कहता हूं राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु है, ना कोई स्थायी मित्र, ना ही इस समय अरविंद पांडे को आत्ममुग्ध होने की आवश्यकता है और ना ही उनके विरोधियों को अपने कंधे डाउन करने की आवश्यकता है। 8 महीने का बड़ा लंबा समय होता है, लेकिन अभी जो बाजी दिख रही है वो पूरी तरीके से आरएसएस, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और अरविंद पांडे की जो बलराज पासी के साथ मिलकर जो आरएसएस में पैठ है, उसकी जीत के रूप में दिख रही है। ये पटकथा किस चीज़ की लिखी जा रही है मुझे नहीं पता। हालांकि एक चर्चा हवाओं में और भी है, क्योंकि मेरे सूत्र, मेरे को आज 25 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, दिल्ली में भी बड़े गहरे मेरे सूत्र बैठे हैं जो ये बता रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्रियों पर, जिसके मुझे स्टेट्स के नाम नहीं मालूम, भाजपा के 16 में से 3 मुख्यमंत्रियों पर पार्टी हाईकमान की टेढ़ी नज़र है और उन मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन वो कोई भी हो सकते हैं और ये सूत्र मेरे बिल्कुल पक्के हैं। और मैंने कभी भी आपको आज तक कोई झूठी खबर नहीं दी है। मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको कोई झूठी खबर दूं, तो मैं सत्य खबर दे रहा हूं। फलीभूत होना उस प्रभु के हाथ में, उस बाबा महाकाल के हाथ में है। लेकिन आज की तारीख में पूरी तरीके से अरविंद पांडे विजयी भूमिका में नजर आ रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रताड़ित किए जाने के बावजूद उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, उस व्यक्ति ने अपने शब्दों की धार कम नहीं करी, वो लगातार प्रहार करता रहा, वो मुकदमों से नहीं डरा,
वो सीबीआई से नहीं डरा, वो हत्याकांड से नहीं डरा, वो जेल जाने से नहीं डरा, और ऐसे लोग ही वाकई जननायक बनते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि उनके कार्यशैली से मुझे असंतोष है। उनकी जो छवि रही है, जो उन्होंने एसएसपी के यहाँ किया, वो एक बहुत बड़ा दाग है उनके करियर पर। वो नहीं होना चाहिए, इस तरह की हरकत किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में वे विजयी बनकर निकले हैं और श्लाघा योग्य इसलिए हैं कि तमाम योद्धाओं से घिरे होने के बावजूद अभिमन्यु की तरह वो चक्र में घुसे, चक्रव्यूह में, और उससे बाहर भी निकले हैं। तो विदा लेता हूं आपसे। आप कमेंट्स करिएगा आपको ये मेरा ब्रॉडकास्ट कैसा लगा। और साथ ही दोस्तों, मेरा एक विनम्र निवेदन और भी है कि मेरी पोस्ट को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे पेज को फॉलो किया करिए। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे प्लीज़ स्टार्स सेंड किया करिए। इन स्टार्स की वजह से हम लोगों को थोड़ी आर्थिक सहायता हो जाती है और अपने खर्चे मीट आउट करने में हमें मदद मिलती है। तो विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलता हूँ किसी और चर्चा पर। भारत माता की जय।